फॉर्मूले डिफिनेशन पढ़ लिए, आज हम पकड़ेंगे फ्रिक्शन के प्रॉब्लम। तो जिस तरह से न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम होते हैं उसी तरह से फ्रिक्शन में भी प्रॉब्लम है, बस इसमें सरफेस रफ होगा तो तुम्हें जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई करना होगा। तो किस प्रॉब्लम किस तरह से होंगे देखो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन फॉलोइंग। हमने इस तरह का प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ में मैंने बताया है, पर वहां पे सरफेस जो है वो रफ था। यहाँ पे जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन भी होगा। ओके, ये हमारा ग्राउंड है। इस पे मैंने एक बॉडी रख दिया। इसका मास है 10 kg और इस पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं 100 न्यूटन। और यहाँ पे सरफेस जो है रफ है, जिसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.4। सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.4। अब देखो, मैंने तुम्हें दो तरह के कोफिशिएंट बताए थे। एक बताया था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक बताया है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब बॉडी मूव कर रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब बॉडी मूव करने करने वाला है। एक का सिंबल होता है म्यू एस और एक का सिंबल होता है म्यू के। देखो, मैं पिछले क्लास का दिखा देता हूं तुम्हें। यहाँ पे देखो, जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करते हैं तो म्यू का वैल्यू म्यू एस लेते हैं, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं तो म्यू का वैल्यू म्यू के लेते हैं। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन ग्रेटर होता है? लिमिटिंग। इसका मतलब म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ग्रेटर होगा। लेकिन यदि प्रॉब्लम में ये नहीं गिवन हो कि म्यू एस क्या है और म्यू के क्या है, सिर्फ लिखा हो म्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू सेम लेना है और वो है 0.4। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला? मैंने क्या बोला कि जब म्यू एस और म्यू के स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, सिर्फ लिखा हो क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका मतलब कि म्यू एस का वैल्यू भी 0.4 है और म्यू के का भी वैल्यू 0.4 है। तो हमें बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो न्यूटन्स लॉ में कैसे प्रॉब्लम बनाया था हमने? जो भी फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करो। तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इस पे करेगा? कौन बताएगा? बताओ, कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट करेगा? एक इसका वेट हो जाएगा एम इंटू जी। तो एम इंटू जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और एक फोर्स लगेगा, सरफेस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, जिससे कि वो आगे मूव करेगा टुवार्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवार्ड्स लेफ्ट। क्या ये डायग्राम समझ में आया? एक उसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, सरफेस नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या ये डायग्राम समझ में आया? अब इसको कैसे बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू गिवन है 0.4। हमें नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे? ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ 100। तो एन का वैल्यू हो गया 100। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.4, एन का वैल्यू है 100। ये टोटल हो गया 40। बोलो, ये समझ में आया?
अब देखो बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो राइट डायरेक्शन में फोर्स है 100 और लेफ्ट डायरेक्शन में उसके अपोजिट है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखा है 40, ये पुट कर देंगे 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ये 60 इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू ए, तो 0 0 कट गया, तो ए का वैल्यू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया प्रॉब्लम? बिल्कुल ही बेसिक है, इससे सिंपल तो क्वेश्चन फ्रिक्शन फोर्स में हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉडी पे जितने भी फोर्स है उसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो नीचे लग रहा है वेट mg, सरफेस लगाएगा बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, और बॉडी मूव करेगा राइट, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो हमने ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल करके नॉर्मल निकाल लिया 100। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.4, नॉर्मल 100, तो हो गया 40। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स है 100, तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो अपोजिट है फ्रिक्शन फोर्स उसे नेगेटिव लेंगे, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन बनाना तुम्हें है, मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा। तो यहाँ पे हमने एक ग्राउंड बनाया, इसके ऊपर भी हम एक बॉडी रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। बॉडी का मास 5 kg, और इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूं 60 न्यूटन। म्यू का वैल्यू इस बार मैंने ले लिया 0.5। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कॉपी में बनाओ, डायग्राम शो करो जैसे मैंने बताया था। बोलो क्या आंसर आया इसका। सबसे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है पहले ये बताओ। सबसे पहले एक हम वेट लगाएंगे m इंटू जी, इसका वैल्यू हो जाएगा 50। नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड्स राइट। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 50 हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल है 50, ये हो गया 25। ठीक है। तो बताओ तुम लोग ने किसी ने आंसर निकाला, क्या आंसर आया। नहीं 25 तो फ्रिक्शन फोर्स आया ना, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पिछली बार देखो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया था हमने, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करो, ये जो हमने इक्वेशन अप्लाई किया, अब ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर दो इस पे।
तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में फोर्स है 60, हम इक्वेशन लगाएंगे फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो राइट डायरेक्शन में 60 और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू है 25 इजकल टू 5 इंटू ए। ये हो गया 35 इजकल टू 5 इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 7। बोलो क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन तुम भी तो बनाओ, फिर कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा मैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करना, आंसर तुम्हें निकालना है इस बार। पढ़ने में मन लगता है या नहीं ऑनलाइन क्लास में? कैसा तो नहीं कि सर जबरदस्ती बैठा रखा है? क्योंकि मन नहीं लगता तो फिर कोई फायदा नहीं। यहाँ पे ग्राउंड, इसके ऊपर मैंने इस बार बॉडी बना दिया। इस बार मास ले लेता हूं मैं 4 kg और इस पे फोर्स अप्लाई कर देता हूं मैं 20 न्यूटन। और म्यू का वैल्यू मैं फिर से ले लेता हूं 0.4। अब बताओ इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या, कि जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट स्टेप होता है नॉर्मल फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, से आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आया इसका। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या आया? नहीं 16 तो मुझे लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स तुमने निकाल लिया। ठीक है, नॉर्मल फोर्स 40 आएगा, फ्रिक्शन फोर्स 16 आएगा। उसके बाद लास्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 6 आया, तुम थोड़ा सा गलत कर रहे हो। वेट का वैल्यू हो जाएगा 40, ऊपर एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स और पीछे एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स। एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल, तो नॉर्मल हो गया 40, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, ये हो गया 0.4 इंटू 40, ये हो गया 16। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बॉडी मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स क्या है 20, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू हमने क्या निकाला 16 इजकल टू 4 इंटू ए। तो 4 इजकल टू 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस प्रॉब्लम में। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम बनाया उसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो भी हॉरिजॉन्टल था। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। पिछले लास्ट जो हमने 3 प्रॉब्लम किए उसमें इसमें क्या डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस है इसमें? उसमें जो फोर्स था हम हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे थे, इस बार जो हमने फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन, वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे अप्लाई किया है। ये डिफरेंस है। तो कैसे बनाएंगे देखो मैं समझाता हूँ इसे, मैंने न्यूटन्स लॉ में इस तरह के प्रॉब्लम बताए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है पहले ये देखो। तो एक तो वेट हो गया m इंटू जी, ये हो गया तुम्हारा 100, वेट हो गया ये mg का वैल्यू। नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, बॉडी मूव करेगा टुवार्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी बात समझो, जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन जो 100 न्यूटन फोर्स है वो ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर मतलब कि वर्टिकल है। तो वह फोर्स जो कि ना तो मोशन के डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल राइट, तो ना तो मोशन के लाइन में हो ना ही उसके परपेंडिकुलर हो। तो जैसे यहाँ पे देखो, जो वेट है ना mg, वो मोशन के परपेंडिकुलर है क्या? मोशन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, तो जो वेट है क्या मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है? उसी तरह से नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल ही है। तो जो मोशन के लाइन में हो या परपेंडिकुलर हो उसे हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन जो ना तो मोशन के लाइन में है ना ही उसके परपेंडिकुलर है, उसका कंपोनेंट ब्रेक करना होता है। तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ पे, तो जो 100 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में cos 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री। cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो 80 आ जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 sin 37, साइन 37 का वैल्यू 3/5, ये हो जाएगा 60। अब हमने 100 का कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो इसका कोई काम नहीं। क्या ये बात समझ में आया? जो 100 न्यूटन फोर्स है वो मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, ना तो मोशन के लाइन में हॉरिजॉन्टल ना ही उसके परपेंडिकुलर है, तो हमने उसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 100 cos 37, हमने वैल्यू पुट किया 80 आया। और उसके परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 100 sin 37, तो 60 हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते थे देखो, तो पहले नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करते हैं, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ऊपर की तरफ अब दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल भी है और एक 60 भी है। तो ऊपर की तरफ अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल दूसरा 60, और नीचे की तरफ है वेट 100, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, 40 हो गया। क्या ये बात समझ में आया? तो जो 100 न्यूटन हमने अप्लाई किया उसका एक कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है 60, तो ऊपर की तरफ दो फोर्स हो गए, एक हो गया नॉर्मल दूसरा 60, तो नॉर्मल प्लस 60 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 है, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया 40। अब यहां से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू दिया है मैंने 0.4, नॉर्मल का वैल्यू है 40, ये बन जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है ये। अब इक्वेशन लिख डालो, तो इक्वेशन कैसे लिखे, फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में फोर्स क्या है 80, तो इसे लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है 60 इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 20 इजकल टू 10 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 2 आ गया। तो जो पिछला प्रॉब्लम था इसमें बस हमने क्या किया, जो 100 न्यूटन फोर्स है उसे कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक मोशन के डायरेक्शन में, एक मोशन के परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट? कंपोनेंट का मेथड क्या है कि जो वेक्टर है वो जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे जो 100 न्यूटन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा 100 इंटू कॉस 37, और उसके परपेंडिकुलर मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 100 sin 37। बोलो क्लियर? हाँ जी बोलो, क्या बोले? नॉर्म एन को प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स देखेंगे, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो देखो एक ही फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल भी है और जो 100 का एक कंपोनेंट है वो भी ऊपर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे।
तो एक नॉर्मल हो गया और एक 100 का कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे निकाला था 60, ये हो गया। तो n प्लस 60 इजकल टू डाउनवर्ड है 100। हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो जोर से थोड़ा। आवाज नहीं आ रही, माइक के साथ बोलो, ऐसे आवाज नहीं आएगी, माइक में। सर जो आपने 0.4 into 40 सर वो 60 थोड़ा ना निकलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये तुम्हारा सही है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया, तो मैं कहूँ इतना फ्रिक्शन फोर्स कैसे है। ये ठीक है, ये होगा 16, यहाँ पे होगा 16, ये हो जाएगा 64, तो ये आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट। अब ठीक है, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। इस तरह से कैलकुलेशन गलत हो गया तो उसको तुम्हें बता देना है। कंसेप्ट समझ में आ गया प्रॉब्लम का। अब एक प्रॉब्लम में फिर से दूंगा, थोड़ा सा चेंज करके तुम्हें बनाना है। फाइव, मैंने यहाँ पे 10 kg रखा। एक फोर्स मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया 100 न्यूटन, और एक जो फोर्स है मैंने पीछे भी लगा दिया, और इसको एंगल पे अप्लाई, इसको मैंने एंगल पे अप्लाई किया 40 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अभी तक मैं एक फोर्स अप्लाई करता था, इस बार मैंने दो फोर्स अप्लाई किए, एक राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो तो हॉरिजॉन्टल है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में वो एंगल पे है। और म्यू का वैल्यू मैंने वही ले लिया 0.4। तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन। तो मैं डायग्राम थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद तुम करोगे। एक फोर्स लगेगा mg, mg का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। एक लगेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, और 100 न्यूटन ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगा टुवार्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। बोलो यहां तक क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे टोटल कितने फोर्स हो गए, mg नॉर्मल 100 न्यूटन हमने अप्लाई किया, फ्रिक्शन और एक 40 न्यूटन, तो टोटल 5 फोर्सेज है। मोशन जो है हॉरिजॉन्टल राइट होगा। यहाँ पे क्या किसी फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत है या नहीं है, ये बताओ। किसी कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, सर 40 न्यूटन को करेंगे, वेरी गुड। तो 40 न्यूटन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, इधर कंपोनेंट हो जाएगा 40 कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू पुट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 32। और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा 40 साइन 37, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 24। और ये 40 को हमने ब्रेक कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं। क्लियर है। अब बताओ, इक्वेशन लिखेंगे तो बताओ नॉर्मल का फोर्स कैसे निकलेगा, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बताओ, चलो मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ क्या होगा। 24 एन माइनस नहीं, एन प्लस। नॉर्मल भी ऊपर है, 24 भी ऊपर ही है, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स को ऐड करेंगे, और नीचे की तरफ है 100, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 76। अब फ्रिक्शन फोर्स बताओ क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू और इसे पुट कर दो, क्या हो जाएगा। म्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू 30,
और एक डेसिमल लगा देते हैं तो 30.4 आएगा। बोलो 30.4 आएगा फ्रिक्शन फोर्स। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं यहां पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ यहां पे क्या लिखे, फोर्स की जगह पे क्या लिखे, मोशन किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, और राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 100, और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है या दो फोर्स है, Sir, दो. दो फोर्स है ना, एक फ्रिक्शन है और एक कंपोनेंट हमने निकाला 32। Yes, sir. तो इक्वेशन क्या बनेगा, 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स 30.4 माइनस कंपोनेंट वाला फोर्स 32 इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 62 है तो हो जाएगा 37.6 इजकल टू 10 इंटू ए का वैल्यू हो गया 3.76। बोलो क्लियर है। Yes, sir. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए ऊपर दो फोर्स नीचे एक फोर्स, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए राइट डायरेक्शन में एक फोर्स है, लेफ्ट डायरेक्शन में दो दो फोर्स है, तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है ये। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का दूंगा, ये तुम्हें बनाना है, नंबर 6। सर यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोले, सर पिछले क्वेश्चन में हो गया। सर हो गया. कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट, Yes, sir. बताओ क्या डाउट है। सर इस कोर्स में तीनों फोर्सेस माइनस क्यों हुई? तीनों फोर्स को कंबाइन क्यों नहीं लिया, Yes, sir. इसलिए क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, देखो मैं बताता हूं, जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लेते हैं, और किसी किसी डायरेक्शन में फोर्स निकालने का मेथड क्या है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी का अलग अलग उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लो। ये जो इक्वेशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अब देखो यदि सभी फोर्स को लेना होता, मैं यहाँ पे एग्जांपल से तुम्हें देता हूं, इधर देखो, यदि सभी को लेने का क्या मतलब, जैसे मान लो एक 5 kg है और यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, एक मैंने अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन, एक अप्लाई कर दिया मैंने 4 न्यूटन, और एक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया 2 न्यूटन। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेना है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेना है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका एक्सेलरेशन टुवार्ड्स ए राइट होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का वैल्यू हम 10 प्लस 4 माइनस 2 लिखेंगे, या फिर फोर्स का वैल्यू हम लिखेंगे 10 प्लस 4 प्लस 2, और इसका वेट भी लग रहा है 50, वो भी ऐड कर देंगे, और ऊपर नॉर्मल लग रहा है वो भी ऐड कर देंगे। क्या ऐसे लिखेंगे, कौन सा सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ना, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो अब इसी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लेना है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये तुम्हारा सही नहीं है,
उसी तरह से यहाँ पे हमने सारे फोर्सेस लिए, हमने यहाँ पे 100 न्यूटन अप्लाई किया वो लिया, फ्रिक्शन फोर्स है वो लिया, जो 40 न्यूटन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, जो वर्टिकल कंपोनेंट है 20 फोर्स का कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन में, जो नॉर्मल फोर्स है जो वेट है उसका कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन में। आई बात समझ में? तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स को लेते हैं। यदि सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव, और एंगल पे एक्ट कर रहा है तो हम उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ओके? यस सर। 6 10 kg, इस पे मैंने एक फोर्स इधर एंगल पे अप्लाई किया 80 न्यूटन, और एक पीछे अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन। और कितने एंगल पे अप्लाई किया? एंगल है 37। म्यू का वैल्यू सेम ले लेंगे 0.4। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या हो? पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लिया था, लेफ्ट डायरेक्शन में एंगल पे फोर्स अप्लाई किया था। सेम चीज है, इस बार मैंने राइट डायरेक्शन में एंगल पे अप्लाई कर दिया, लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला काम क्या करना है कि बॉडी मूव किधर करेगा उससे रिप्रेजेंट करो। तो बॉडी मूव करेगा टुवार्ड्स राइट, क्या सही बोल रहा हूं मैं? उसके बाद जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करो। तो फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? एक वेट हो गया mg 100, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और जो 80 है उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा 80 cos 37, cos 37 4/5, तो ये पुट करोगे तो 64 हो जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 80 sin 37, ये 3/5 होता है, इसे पुट करोगे तो 48 हो जाएगा। अब इस 80 का काम हो गया। अब सबसे पहले निकाल लेंगे हम नॉर्मल। कैसे निकालेंगे? ऊपर की तरफ दो फोर्स है, एक नॉर्मल भी अपवर्ड है और 48 भी अपवर्ड है। तो नॉर्मल प्लस 48 इजकल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100। यहां से नॉर्मल का वैल्यू हो गया 52। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू पुट कर दोगे 0.4 इंटू 52, ये हो जाएगा 208, 20.8। उसके बाद इक्वेशन लिख डालो, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में एक 10 है और एक फ्रिक्शन फोर्स है जो हमने निकाला 20.8 इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54, 20 गया 33.2 होना चाहिए मुझे लगता है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3.3। क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम इस तरह के? तो मैंने बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम से स्टार्ट किया। देखो हमने प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट किया था? एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे, फिर मैंने सेम दिया, बॉडी का मास चेंज कर दिया, फोर्स चेंज कर दिया। फिर मैंने एक और दिया, बॉडी का मास चेंज किया, फोर्स चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो फोर्स में हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहा था मैंने एंगल पे अप्लाई किया 100 न्यूटन पे, तो उसमें कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो फोर्स अप्लाई किए, राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट डायरेक्शन में एंगल पे। और 6 क्वेश्चन में मैंने क्या किया, राइट डायरेक्शन में एंगल पे, लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम। इंक्लाइन प्लेन सर फ्रिक्शन हो, रफ हो,
तो उसके एक्सेलरेशन कैसे निकाल। ठीक है, ओके ओके।